नमस्ते, मैं नेहा पांडे। आप देख रहे हैं इंक एंड पिक्सल। आज हमारे पॉडकास्ट में बड़े ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह। डॉक्टर प्रेम सिंह सीजी झंझेरी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनके पास टीचिंग के साथ साथ मीडिया इंडस्ट्री का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी देर किए आइए हम आपको मिलाते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से, डॉक्टर प्रेम सिंह। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हाँ। आप कैसे हैं? सर, क्योंकि आपने नया नया मतलब ज्वाइन करा यहाँ पे, तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी सीजीसी से? सीजीसी से मेरी बस यही एक्सपेक्टेशन थी कि काम करने का अच्छा एनवायरनमेंट मिले और मुझे ग्रो करने का मौका मिले। तो क्या लग रहा है सर, ये क्या फुलफिल हो रही है विषय आपकी? हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे बिल्कुल फुलफिल हो रही हैं। जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो काम हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि सीजीसी झंझेरी किस टाइप का कॉलेज है, जैसा आपने सोचा था? जैसे जैसे ना एक हम एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि नई जगह जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ मैं सूट कर रहा हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कोई इमेजिन नहीं किया था सीजीसी के बारे में। बाकी जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अच्छा सर, क्योंकि आप जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के टीचर हाँ। हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में कैसा लगता है? जर्नलिज्म डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। और पहले तो मैं सोचता था कि मुझे ना साइंस पढ़नी चाहिए थी, ये पढ़ना चाहिए था, वो पढ़ना चाहिए था। लेकिन अब जर्नलिज्म में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जहाँ आना चाहिए था मैं असल में वहाँ आ गया हूँ। जर्नलिज्म अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और अब इससे बाहर जाने का मेरा कोई मन नहीं है। तो मेरे मन में बिल्कुल भी अपने साइंस या इंजीनियरिंग ना पढ़ने का कोई मलाल नहीं है। मैं इसमें फुली सेटिस्फाई हूँ। मतलब अब जर्नलिज्म आपका फेवरेट हो चुका है, आपको बिल्कुल चेंज फिर नहीं करना? अब कोई इरादा नहीं अब। ठीक है सर। अच्छा, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की बात हो गई, हम्म। बच्चों की बात की जाए तो आपका क्या ख्याल है? बच्चे भी अच्छे हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे भी अच्छे हैं। सर, क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको क्लासेस में? क्लासेस में थोड़ा हाँ दिक्कत ये है कि बच्चे ने अपने करियर को लेके नॉन सीरियस हैं। हाँ, स्टडी को लेके नॉन सीरियस है। असल में ना एक तो पहली बात तो ये एज कुछ ऐसी होती है कि जिसमें बच्चे नॉन सीरियस हो जाते हैं। फिर भी अगर बच्चे अगर इस एज को और इस टाइम को अगर अपने सीरियसली लेंगे, क्योंकि जो क्लास का टाइम है अगर उसको सीरियसली लेंगे, वही क्लास का टाइम उनका आगे चल के भविष्य निर्धारित करेगा। अब जब जो टाइम आप क्लास में टीचर की बात सुनने में लगाएंगे उसी से आप एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिख पाएंगे। कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप टीचर को अच्छे से सुनेंगे। और टीचर को अगर आपने नहीं सुना तो फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और क्लास में अगर टीचर कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ वही सिलेबस की बात करता है कि जो आपकी डिग्री के लिए चाहिए। सिलेबस से बाहर भी टीचर ऐसी बातें बता देता है जो किसी किताब में नहीं लिखी होती लेकिन वो ज़िंदगी में काम आती हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है कि जो एकेडमिक है, हाँ। पढ़ाई जो हमें ज़रूरी है एक डिग्री लेने के लिए, और वो जो बाहर की जो चीज़ें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है, तो क्या वो सिर्फ क्लास में रहने से पता लग जाती है बातें? नहीं, देखिए अकेला क्लास में कुछ नहीं होता। क्लास में जैसे मैंने कहा कि टीचर कुछ ऐसी बातें बता देता है जो ज़िंदगी में काम आती हैं उनको। देखिए, अब आप कोई भी स्टडी करते हैं, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस पर एक्ट नहीं करते, उसको अप्लाई नहीं करते, तो फिर चाहे आप कितनी ही बड़ी डिग्री लो, चाहे कितने ही अच्छे मार्क्स लो, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अगर आपको अपना अगर रियल में अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप अपनी स्टडी को या जो आपने सीखा है अभी तक उसको ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कीजिए। और जो खामियां हैं उनसे बचिए, बुराइयों से बचिए। उनसे कैसे बचा जाए वही हमें शिक्षा यही बात हमें समझाती है। सर, आपको क्या लगता है कि एकेडमिक्स के साथ साथ जो टैलेंट है, हम बच्चे कैसे साथ में ले जा सकते हैं उसको, कि हम पढ़ाई में भी ठीक रहें और जो हमारा टैलेंट है वो भी साथ में चले? ये नहीं, दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस बना कर चलना पड़ेगा। अकेला देखिए, अगर अकेला आप किताब पे भी फोकस नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी ज़रूरी है। प्रैक्टिकल भी हो, थ्योरेटिकल भी हो, दोनों में आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहाँ भी चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी वहीं वो आपको लॉस करेगा। जी सर, बट आपको नहीं लगता कि अगर बच्चे दोनों साथ में लेके जाने की कोशिश करें तो उसमें गलतियां आएंगी?
देखो अब गलतियां स्टार्टिंग में तो गलतियां आ रही, नो डाउट, इसमें तो कोई वो नहीं है कि गलतियां नहीं आएंगी, लेकिन क्या है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है। अब आप गलती करते हैं और सुधारें नहीं और ये सोचे मैं नहीं जो मैंने किया है वो सही है, वो सब सही है, तो वो गलत है। गलतियां होंगी नो डाउट, लेकिन गलतियों को सुधारने की भी आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू नीड टू थिंक दैट आई शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक। हाँ, फिर भी अगर बाई चांस मिस्टेक हो भी रही है किसी भी वजह से, तो उसका दूसरी चीज़ उसको रिपीट ना करें, उसी जैसे सेम गलती ना करें। और तीसरी बात, हमें ना अपनी गलती को सुधारने की हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, टैलेंट की बात चल ही रही थी, हमने भी सुनी है कि आपको शायरी का बहुत शौक है। हाँ, शायरी मैं कॉलेज टाइम से पहले से ही, स्कूल टाइम से ही मैं लिखता आ रहा हूँ, लेकिन बीच बीच में मैंने लिखना, अब तो मुझे लगभग 4-5 साल हो गए कोई नया कुछ लिखे हुए। हाँ, तो मैं अभी तो मैंने कुछ नया लिखा नहीं है, बस वो कॉलेज टाइम से ही या स्कूल टाइम से ही जो स्टार्ट किया था वही बस। तो सर पूछना चाहूँगी कि आपको प्रेरित किस चीज़ ने किया है शायरी की तरफ? शायरी की तरफ बस जो मन को अच्छा लग जाता है। अब कुछ इमेजिन कीजिए, जो चीज़ आपके माइंड में आई है उसको इमेजिन कीजिए, वो ऐसी हो तो आप क्या रिएक्शन करेंगे, कैसे कहेंगे। जो चीज़ आपको मन को अच्छा लग जाता है वही फिर वो आपका उसका रीजन बन जाता है उस चीज़ का। सर आपको नहीं लगता कि शायरी में हम अपने इमोशंस को दबा लेते हैं या फिर उसको एक बॉक्स में डाल देते हैं? नहीं, शायरी में आप इमोशन को दबाते नहीं, बल्कि शायरी में तो आप इमोशन को जाहिर भी करते हैं। हाँ जी सर, ये इस पर इमोशन को आप दबा के आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आपने इमोशन को दबा लिया, अपनी बातों को दबा लिया, अपनी इच्छाओं को दबा लिया, लेकिन शायरी के ज़रिए आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा सर, एक दो शायरी। हाँ, मैं एक शेर आपको सुना सकता हूँ। सीखा है मैंने तूफ़ानों से लड़ना, आंधियों से खेलना। सीखा है मैंने तूफ़ानों से लड़ना, आंधियों से खेलना, पर्वतों पर दौड़ना, बिजलियों से टकराना तो मेरा शौक़ है पुराना। हवा का रुख मोड़ दूंगा मैं, लहरों को भी पानी पानी करके छोड़ दूंगा मैं। तुम क्या बात करते हो मंजिल को पाने की, एक दिन मंजिल की ही तमन्ना होगी मेरे पास आने की। क्या बात सर, क्या बात, बहुत प्यारी शायरी थी सर। जो शायरी है, हाँ, वो किस हद तक एक कविता से अलग है? देखिए, शायरी और कविता तो वो अलग नहीं है, सिर्फ ये है शायरी वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो उर्दू का लफ्ज़ है और कविता हिंदी का शब्द है। सेम है, बस भाषा का फ़र्क है, एक तरफ उर्दू है एक तरफ हिंदी है। जैसे आप इंग्लिश में अगर शायरी को पोइम बोल सकते हैं, पोइम और कविता में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, तो सेम शायरी और कविता में नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन शायरी एंड कविता, ओनली लैंग्वेज, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपका जो ये टैलेंट है, हाँ, क्योंकि जैसा मैंने सुना आपकी शायरी इतनी अच्छी थी, आपने खुद लिखी थी, आपको ऐसा लगा कि आपको इस तरफ जाना चाहिए एज ए प्रोफेशन? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि देखिए वो मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरी शौकिया चीज़ है और जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो तो टीचिंग का ही है और इसी में मैं ग्रो करना चाह रहा हूँ, इसी में मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। सारी मैंने वो ठीक है, शौकिया है वो, आपका भी कभी जब आपके माइंड में बातें आई आपने लिख लिया। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे प्रोफेशनल शायर बनने की इच्छा वो नहीं है, ठीक है। और अगर आप प्रोफेशनल शायर बनेंगे तो फिर हो सकता है कि जो दिल की बात है वो उतनी अच्छे तरीके से मैं ना कह पाऊँ जितने अच्छे तरीके से अब बिना किसी दबाव के मैं कह सकता हूँ। सर जैसे आपने कहा कि टीचिंग आपकी ज़्यादा, मतलब आपको प्रोफेशनल टीचिंग वो है ज़्यादा सूट करती है। हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंस है आपका फर्स्ट टाइम है एज अ टीचर कि आपने इससे पहले भी कहीं टीचिंग? इससे पहले भी मैंने काम किया है एक ऑर्गेनाइजेशन में, इससे पहले भी मैंने काम किया है। हाँ, 1.5 साल मैंने वहाँ किया, अभी 6 महीने से ऊपर यहाँ हो गया है। अच्छा। हाँ, तो आपको कोई डिफरेंस लगा वहाँ की टीचिंग से और यहाँ की टीचिंग लाइन? देखिए जो वर्किंग स्टाइल है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है, बाकी टीचिंग स्टाइल में कोई डिफरेंस नहीं है। बच्चे वहाँ भी इंटेलिजेंट थे, बच्चे यहाँ भी इंटेलिजेंट हैं। काम वहाँ भी करना पड़ता था, यही काम वहाँ करना पड़ता था, यही काम यहाँ करना पड़ता है। बस ये है कि वो यूनिवर्सिटी थी, ये कॉलेज है। यहाँ मैं सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट को ही पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को। वहाँ मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों स्टूडेंट को पढ़ाता था।
तो सर ये आपने मतलब आपने चूज़ कर लिया है कि अब टीचिंग में ही मेरा हाँ, अब मतलब- मुझे टीचिंग में ही रहना है। अच्छा। तो इससे पहले आपने कभी टीचिंग से हट के कुछ एज अ प्रोफेशनल करा हो? हाँ, इससे पहले मैंने पत्रकारिता की है। मैं हरिभूमि अखबार में एक सब एडिटर के तौर पे मैंने काम किया 7 साल। मैं जर्नलिस्ट था, वहाँ सब एडिटर था। तो उस टाइम मैं जो एक टीचर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, वो मेरे पास नहीं थी। जैसे नेट नहीं था, पीएचडी नहीं थी, तो नेट भी मैंने उसी जॉब के दौरान ही किया। उसके बाद जॉब छोड़ के पीएचडी किया। हाँ, क्योंकि मेन तो मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना था। तो सर जो आपने कहा कि आप जर्नलिज्म के मतलब फील्ड में भी आप काम कर चुके हैं, हम्म। तो उस टाइम पे आपकी बीट क्या थी? मैं एक्चुअली क्या है, जो सब एडिटर होता है उसकी बीट नहीं होती, उसको डेस्क असाइन की जाती है। मेरे जिम में एक स्टेट की डेस्क थी और मैंने लगभग हर डेस्क पे काम किया, स्पोर्ट्स को छोड़ के। मैंने सेंट्रल डेस्क पे भी काम किया, मैंने रीजनल डेस्क पे भी काम किया है। मैंने दोनों जगह काम किया। मैंने अपना एक, हाँ, जो स्पोर्ट्स डेस्क है, स्पोर्ट्स डेस्क पे मैंने काम नहीं किया, बाकी सब पे मैंने काम किया है। तो सर एज अ जर्नलिस्ट हाँ। प्रिंट मीडिया का मतलब एक परसेप्शन होता है सभी का, हाँ। आपका परसेप्शन क्या है? प्रिंट मीडिया को मैं आज भी उतना ही रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ और आज भी मैं उसका उतना ही इम्पोर्टेंस समझ रहा हूँ जितना पहले समझता था। क्योंकि प्रिंट मीडिया किसी भी जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए एक बेसिक चीज़ है। वो उसका जर्नलिज्म का अल्फ़ाबेट है प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर आज भी उतना अवेलेबल है जितना पहले था, आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट न्यू मीडिया के आने के बाद से, जैसे को खासकर यंग जनरेशन है, वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। वो उन लोगों को पका पकाया चाहिए, और पका पकाया भी मिल जाए फिर कोई उनके मुंह में डालने वाला चाहिए। लेकिन प्रिंट मीडिया में आपको कुछ करना, खुद करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, एक पोस्ट लिखते हैं, उसमें भी आधी गलतियां मिलेंगी, वो लिखेंगे जब, और उसको बिना पढ़े बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगले वाले ने देखा, उसको अच्छी लगी, उसको माइंड पर क्लिक किया, या तो उसने भी बिना सोचे समझे उसके रिजल्ट को सोचे समझे उसने आगे फॉरवर्ड कर दिया। जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो इसी तरीके से फैलती हैं। और प्रिंट मीडिया में क्या है, प्रिंट मीडिया में कॉपी आएगी, पहले रिपोर्टर देखेगा कि कैसे वो क्या इसमें क्या सच है, क्या झूठा, आपने क्या लिखा है। फिर उसके बाद वो डेस्क पे जाएगी, डेस्क पे भी 2-3 लोग बैठे होते हैं, वो भी चेक करते हैं। और वो कहीं ना कहीं अगर मान लो उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं जानी चाहिए, या फिर जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस चीज़ को वो उस टाइम पर रोक सकते हैं। और इसलिए वो चीज़ें ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। और अक्सर वही बात है, अगर आपने कागज़ पे लिखा तो उसको आप एज ए प्रूफ कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर आपने डाल दिया, वो क्या पता कब पोस्ट हटा दो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। मतलब एक तरह से प्रिंट मीडिया हमें वो ज़्यादा एविडेंस भी है, वो ज़्यादा रिलायबल है दूसरे मीडिया की बजाय। तो सर क्योंकि अब तो दुनिया आगे बढ़ रही हाँ, है, नहीं, देखिए, दुनिया आगे बढ़ रही है, बिल्कुल दुनिया की स्पीड के साथ चलना जरूरी है, लेकिन उस स्पीड के साथ साथ इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने होमवर्क को भूल जाएं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ एज a student or as a teacher or as a person of that field. वह प्रिंट मीडिया आपको बेसिक प्रोवाइड करता है, आपको होमवर्क करता है, और वो किसी भी प्रोफेशन के लिए उस प्रोफेशन से जुड़ा होमवर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं प्रिंट मीडिया जो है वो एक बेस है। बेस है, स्टूडेंट हाँ, जर्नलिज्म स्टूडेंट के लिए बेस है। अगर आप नहीं, बेस अपना अच्छा तैयार नहीं करते तो फिर आप अच्छी बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो क्या आप ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को कि अगर जैसे मान लीजिए अभी हम 4th सेम में हैं, हाँ। आगे हम इंटर्नशिप करनी है, हाँ। तो आप सजेस्ट हमें कैसा करना चाहेंगे कि हम पहले प्रिंट मीडिया से स्टार्ट करें फिर धीरे धीरे डिजिटल मीडिया की ओर नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आप एज अ स्टूडेंट प्रिंट मीडिया को पढ़िए, प्रिंट मीडिया को कंज्यूम कीजिए। उससे क्या है, आपका नॉलेज डेवलप होगा, आपका बेस बनेगा, आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी बहुत सारी, आपको पता चलेगा क्या सही क्या गलत है।
तो वो जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा, फिर आप अपनी चॉइस के हिसाब से आप अपना मीडिया चूज़ कर सकते हैं। आप प्रिंट में काम करना प्रिंट में करिए, इलेक्ट्रॉनिक में काम करना इलेक्ट्रॉनिक में करिए, या जिसमें भी आपको काम करना है उसमें काम करिए। प्रिंट मीडिया बस आपको बेसिक जो जानकारी है, बेसिक नॉलेज है, वो प्रोवाइड करता है। जी सर, मतलब अगर आप जर्नलिज्म फील्ड में हैं, हाँ। आपको अगर मीडिया फील्ड में जाना है कहीं भी, तो आपको प्रिंट मीडिया से एक सहारा लेना ही पड़ेगा आगे हाँ, बढ़ने के लिए। द बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, यू कांट गेट सक्सेस विदाउट रीडिंग ऑफ प्रिंट मीडिया, विदाउट रीडिंग न्यूज़पेपर, और वो भी रेगुलरली। ये नहीं कि 5-10 दिन में एक बार देख लिए, एक खबर मोटा मोटा हेडिंग देख लिए, नो। अगर आप प्रिंट मीडिया में एडिटोरियल पेज को पढ़ेंगे, न्यूज़ के साथ साथ आप व्यूज़ भी पढ़ेंगे, तो उससे आपकी ओपिनियन फॉर्मेशन होगी किसी चीज़ को लेकर, आपका परसेप्शन बनेगा, आप किसी भी टॉपिक पर आप फिर अच्छे से बात कर सकते हैं। आपको पता ही ना होगा वो टॉपिक चीज़ क्या है, उसका उसके पीछे उसका बैकग्राउंड क्या है, तो आप क्या बात कर सकते हैं? आप खाली एक इन्फॉर्मेशन दे कर रह जाएंगे कि हाँ फला फला जगह ये इवेंट, ये हैपनिंग हुई। अब है उस हैपनिंग के पीछे क्या कारण है और उसमें कौन इन्वॉल्व है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, इस बारे में आप नहीं बता सकते जब तक आप एडिटोरियल नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा है तो आप ये सारी चीज़ें उस पर आपके फुली कमांड हो जाएगी उस चीज़ को लेके। तो जैसा आपने कहा कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, हाँ, परसेप्शन बनाने के लिए, अपना ओपिनियन बनाने, ओपिनियन क्रिएट करने के। और ओपिनियन भी ये नहीं खाली ओपिनियन बना लिया, ओपिनियन भी आपका रीजनेबल हो, जस्टिफिकेशन हो उसके पीछे। जब तक आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं करेंगे तो वो खाली एक परसेप्शन ही बन के रह जाएगा। उसके पीछे आपका सब सॉलिड रीजन होने चाहिए। आप जब प्रिंट मीडिया पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन हैपनिंग के पीछे ये रीजन है, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये हैपनिंग है और इसका आगे चल के ये रिजल्ट आएगा। तो फिर आप अच्छे तरीके से आप बात कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। खाली परसेप्शन बनाने से नहीं, खाली परसेप्शन तो आप सुनी सुनाई बातों से भी परसेप्शन बना सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको असलियत का पता तब चलेगा जब उसके पीछे के और उसके जो इम्पैक्ट है उनके बारे में आपको जानकारी, और वो जानकारी सिर्फ आपको एडिटोरियल पेज ही दे सकता है। वहाँ जो एक्सपर्ट हैं उनके व्यूज़ होते हैं, जो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, उस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि किस कारण से कोई हैपनिंग हुई है और उसका वो आगे चल के इसका क्या रिजल्ट होगा, इस हैपनिंग के क्या इम्पैक्ट होंगे, सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट होंगे, या फिर कि उस पर्सन से जिससे रिलेटेड वो हैपनिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट होंगे। तो क्योंकि सर आजकल जो नया ज़माना चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है, हाँ, उसमें डिजिटल मीडिया काफ़ी फेमस है, न्यू मीडिया एक टर्म हाँ, न्यू मीडिया पढ़ते हैं। हाँ, आपने कहा क्योंकि हम जर्नलिज्म से रिलेट करते हैं, तो आपने मुझे बताई ये बात कि प्रिंट मीडिया का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आप लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग जो पुराने ज़माने के हैं वो तो न्यूज़पेपर पे अभी वो उनको हाँ, अब भी बिलीव करते हैं। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, हाँ, उन्होंने अपना जो मेन इंफॉर्मेशन गेन करने का जो सोर्स बनाया है वो इंटरनेट है और डिजिटल मीडिया है। हाँ, ठीक है। तो इस बात को हम वो मतलब डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मुझे पता है कि मुझे प्रिंट मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा ताकि मुझे रिलायबल सोर्स मिल सके। हाँ, रिलायबल सोर्स मिले। लेकिन जो बच्चे जर्नलिज्म से रिलेट नहीं करते, फील्ड में नहीं जाते, उनको हम कैसे जागरूक कर सकते हैं कि आप पहले प्रिंट मीडिया पढ़िए फिर सोशल मीडिया पे। देखिए अब क्या है प्रिंट मीडिया का, जैसे मैंने अभी बात कहा था कि प्रिंट मीडिया में अब न्यू मीडिया पे तो फॉल्सनेस है, न्यू मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा है, वो जो कंटेंट है उसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत है। तो अगर वो प्रिंट मीडिया नहीं पढ़ते तो वो न्यू मीडिया के जो रिलायबल सोर्स हैं, ऑथेंटिक सोर्स हैं, उन्हीं पे बात करें, उन्हीं को एक्सेस करें। जो अनऑथेंटिक हैं या फिर जिनका आप बिलीव नहीं कर सकते, उन सोर्स की इन्फॉर्मेशन पे बिलीव ना करें, उनको अडॉप्ट ना करें। कई बार क्या है कि सोशल मीडिया पे हम कुछ ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसके फैक्ट्स गलत होते हैं, लेकिन वो उसका वो फोटोशॉप करने के बाद वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, हम उसी को ट्रू मान लेते हैं। हाँ, तो ऐसी चीज़ों से बच्चे या कोई भी जो ऑडियंस है, जो भी कंज्यूमर है, उसको बचना चाहिए। सर क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उनको ज़्यादा मतलब जो सोर्सेज हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, वो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू मिल रही है। और जो पुराने जनरेशन है वो तो अभी भी डिपेंडेंट है न्यूज़पेपर पे। लेकिन सर एक डिफरेंस तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा ना, ताकि वो भी जान सके कि जो पुरानी जनरेशन जो पढ़ रही है वो कितनी रिलायबल सोर्स है,
उनको हम बताने के लिए और उनको मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, उनको जागरूकता कैसे फैला सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए जो यंग जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन है, उसको जागरूक करने के लिए मीडिया लिटरेसी क्या के बारे में उसको अवेयर करना चाहिए। टाइम टू टाइम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह का कैंपेन भी चला सकते हैं, उनको मीडिया लिटरेसी लिटरेट कर सकते हैं और उनको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें और जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है उनसे कैसे बचें। हाँ, और फिर वो उनके उसके साथ साथ हमारी एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें, उस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर होने से हम बच, कम से कम अपने लेवल पे तो हम रोक लगा ही सकते हैं, अपने आप ऊपर तो रोक लगा ही सकते हैं। हाँ जी। हम्म तो मतलब आप, मतलब जैसे आपने बात बताई मुझे, तो मुझे ये परसेप्शन मेरे दिमाग में आई अभी कि आप कह रहे हैं कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो हाँ है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल, एज अ इंडिविजुअल, आपको वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन से रोकना होगा। हाँ, आप फॉरवर्ड ना करें उस मैसेज, फॉरवर्ड ना करें, क्रिएट ना करें। और दूसरा, अपना जो भी जान पहचान के हैं उनको हम बता सकते हैं कि न्यू मीडिया, सोशल मीडिया के ये जो सोर्स हैं ये रिलायबल हैं, और या हम किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी हाँ। कि आपको क्या कुछ टिप्स देने पसंद करेंगे आप न्यू जनरेशन को मीडिया के फील्ड में, या फिर कैसे सोर्स उनको कहाँ से चूज़ करना है, इंफॉर्मेशन वो करेक्ट कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, जो मीडिया, खासकर सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया से जो मिलने वाली इन्फॉर्मेशन है उसमें जो आजकल जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे जो पहले किसी मीडिया हाउस में काम कर रहे थे, उन्होंने किसी वजह से छोड़ दिया वहाँ से, और अब वो आजकल अपना यूट्यूब पे चैनल चला रहे हैं, कोई वेबसाइट चला रहे हैं, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, यानी वो मीडिया में काम कर रहे हैं। वो भी एक मीडिया ही है, तो उनको वो एक्सेस करें, उनको एक्सेस करें, बजाय ऐसे किसी अरे गरे या फिर किसी के पोस्ट आई व्हाट्सएप पे उसी पे बिलीव कर लिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई। और दूसरी बात, आप कोई भी पार्टी हुई, ABC, जो भी XYZ कोई भी पार्टी हुई, उनकी इन्फॉर्मेशन पे आप बिलीव ना करें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, उनके जो IT सेल हैं वो सबसे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। वो अपने फेवर और दूसरे के अगेंस्ट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में सबसे ज़्यादा काम करते हैं। उसके बाद फिर जो उनके फॉलोअर हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को और आगे स्प्रेड करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें, और जो ऑथेंटिक सोर्स हैं उन्हीं को एक्सेस करें, उन्हीं पर बिलीव करें। तो हमारे स्पेशल गेस्ट का यही कहना था कि प्रिंट मीडिया जो है एक सोर्स है जहाँ से आप रिलाई कर सकते हैं, एक करेक्ट सोर्स पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया यूज़ करें आप, उतना ही करें, लेकिन आपको पता हो कि सही सोर्स कौन सा है, और एक अपनी तरफ से एज अ इंडिविजुअल भी आप एक एक स्टेप बढ़ाएं, ताकि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो कम उसको फैलाने से रोके, उसको फैलने से रोके, कम से कम अपने लेवल पर तो रोक ही सकते हैं। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू।